नमस्कार, आगाज टाइम से थे आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है बिहार राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सहरसा से है। आपको बता दें, बिहार के सहरसा से खबर है, जहां बाजार प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सहुरिया पूर्व पंचायत स्थित कन्या मध्य विद्यालय मुर्चा में शुक्रवार को एनजीओ द्वारा परोसे गए मध्याह्न भोजन खाने के बाद सैकड़ों बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि हर दिन की तरह शुक्रवार को भी विद्यालय में बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसा गया। भोजन करने की कुछ ही देर बाद कई बच्चों के पेट दर्द, चक्कर, उल्टी और बेचैनी जैसी शिकायतें होने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा आनन फानन में बच्चों को सौर बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां अस्पताल में मौजूद डॉक्टर एवं स्थानीय कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए सभी बच्चों का इलाज शुरू कर दिया। वहीं परिजनों का आरोप है, मध्याह्न भोजन में सांप का केंचुआ देखा गया है, बावजूद इसके वही भोजन बच्चों को खिला दिया गया, जिसके बाद बच्चों की हालत बिगड़ने लगी और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि एनजीओ द्वारा संचालित भोजन व्यवस्था की उच्च स्तरीय जांच एवं दोषियों पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो भविष्य में इससे भी बड़ी घटना हो सकती है घटित। भागलपुर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भागलपुर रंजीता कुमारी के द्वारा प्रेस वार्ता कर राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना के निर्देशन के आलोक में व्यवहार न्यायालय भागलपुर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। साथ ही नवगछिया एवं कहलगांव में भी राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत द्वितीय का आयोजन किया जा रहा है। इस बार की लोक अदालत में भागलपुर में 22, नवगछिया में 7, कहलगांव में 2 और साथ ही बेंच बैठाने का निर्धारण हुआ है। 22 बेंच में से 5 चालान जरूरत पड़ने पर बेंच बढ़ाया जा सकते हैं। नवगछिया एवं कहलगांव को भी कहा गया है और साथ ही जरूरत पड़ने पर चालान की बेंच बढ़ाने की बात कही गई है। इस बार चालान की बेंचों से जो जिला स्कूल में बैठाए गए हैं, स्कूल में ही सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहां पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर रहेंगे और परिवहन विभाग के पदाधिकारी भी रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जा सके। जिला जज साहब ने ये डिसाइड किया है कि जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग बेंचेस को तुरंत बढ़ाएंगे, ताकि लोगों को असुविधा ना हो। चालान से रिलेटेड मैटर्स जो डिस्पोज ऑफ होने हैं, उससे रिलेटेड मैं ये चीज़ें 2-3 चीज़ें जो हैं बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ कि चालान में वही मामले इस बार लिए जाएंगे जो 31 दिसंबर 2025 तक के हैं पेंडिंग। उसके बाद के जो मैटर हैं वो अगली बार की लोक अदालत में या फिर जैसा ऑनरेबल हाई कोर्ट का निर्देश आएगा उसके अनुसार हम लोग उसको निपटारा करेंगे। बट इस बार के लोक अदालत में 31 दिसंबर 2025 तक के ही जो मैटर है वो टेकअप किए जाएंगे। और साथ ही यह भी स्पष्ट करना चाहते हो कि कुछ ही सेक्शंस हैं मोटर व्हीकल के एक्ट के जो इसमें आएंगे, जैसे सेक्शन 177 से 184, 186, 189, 190 क्लाउज 2, 192, 194, 196, 198 एंड 201। इतने ही सेक्शंस के अंदर जो भी मामले आएंगे उनका निपटारा किया जाएगा। भागलपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत द्वितीय का आयोजन किया जा रहा है और इसमें इस बार की लोक अदालत में भागलपुर में कुल 22, नवगछिया में 7 और कहलगांव में 2 बेंच का बैठाने का निर्धारण हुआ है, लेकिन जिसमें से 22 में से 5 बेंच हैं वो चालान के लिए हैं और वो ज़रूरत पड़ने पर बढ़ाए भी जा सकते हैं। ऐसा निर्देश नवगछिया को भी है कि ज़रूरत पड़ने पर वो चालान बेंचेस बढ़ाए। चालान बेंच में भीड़ को देखते हुए यहाँ इस बार चालान के जो बेंचेस हैं वो जिला स्कूल में बैठाए गए हैं, जो कि जिला स्कूल में ही सारी व्यवस्था की गई है। वहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर रहेंगे और साथ ही परिवहन विभाग के भी सारे ऑफिसर रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जा सके। जो कोर्ट कंपाउंडिंग केसेस देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बेंचेज हो गए, बैंक रिलेटेड बेंचेज हो गए, 138 NI एक्ट के बेंचेज हो गए और अदर जितने भी मामले हैं, मिनरल माइंस एंड अदर मैटर्स जो भी हैं, वो सबके बेंच हमारे भागलपुर के सिविल कोर्ट परिसर में बैठाई जाएंगी बेंचेज। बस चालान की बेंचेज जो हैं वो आपके जिला स्कूल भागलपुर में बैठाई गई है। कितने मामलों का निष्पादन होने की संभावना है?
भागलपुर में कुल 3 लाख से ऊपर केसेस पेंडिंग हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निपटारा कर सकें। हमें जो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट से दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसमें हमें ये निर्देश दिया गया है कि 31 दिसंबर के पहले के ही मामले को देखना है और कुछ सेक्शंस के ही मामले का निपटारा करना है। चालान का 50% तक का अमाउंट जो है वो इसमें माफ़ किया जाएगा, 100% नहीं बल्कि 50% जो है वो माफ़ करके चालान को मामलों को निपटारा किया जाएगा। गया जी जिले के गरुआ प्रखंड की मंडा पंचायत अंतर्गत धाना भीगा गांव में एक तिलक समारोह की खुशियां उस समय मातम में तब्दील हो गई, अफरा तफरी में तब्दील हो गई जब भोज खाने के बाद दर्जनों लोग अचानक बीमार पड़ गए। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार की शिकायत होने पर आनन फानन में 33 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुआ में भर्ती कराया गया, जहाँ सभी का इलाज चल रहा। जानकारी के अनुसार थाना बीघा गाँव निवासी रमेश राम के पुत्र राहुल राज का तिलक समारोह भागवती गांव से आया था और साथ ही समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार और अनियंत्रित लोग शामिल थे और आमंत्रित लोग भी वहां पर पहुंचे थे। और साथ ही आपको बता दें, ग्रामीणों ने बताया है कि कई लोगों को अचानक तेज उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते बीमार लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे गाँव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजन और ग्रामीण तत्काल सभी मरीजों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गरुआ लेकर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि रमेश राम हब्बीपुर के प्रधान शिक्षक रह चुके हैं। शिक्षक अरुण कुमार ने बताया है कि प्रधान शिक्षक के निमंत्रण पर वे तिलक समारोह में शामिल हुए थे। भोज खाने के लगभग एक दिन बाद अचानक लोगों की तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। मतलब 2, 4, 5 घंटे के बाद किन्हीं का पेट दर्द हुआ, किन्हीं का दस्त हुआ, वोमिटिंग हुआ और हम लोग को मात्र 5-6 घंटा बाद पता चला कि लगभग मतलब गांव के आधे लोग बीमार हैं और किस वजह से बीमार है हम लोग को भी पता नहीं चल पा रहा। तो हम लोग लगभग टोटल ग्रामीण शाम में गुरुआ प्राथमिक मतलब यहाँ पे लेकर आए, स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आए, हाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आए और डॉक्टर द्वारा मतलब कि यहाँ पे इलाज किया जा रहा है और विशेष हम लोग को जानकारी नहीं है कि और क्या प्रॉब्लम है। विशेष सब यहाँ के डॉक्टर लोग कितने के संख्या में लेकर लाए हैं? लगभग यहाँ से 50 से 55 की संख्या में हमारे गांव में लोग एडमिट हैं यहाँ पे। जो आप लोग के गांव में तिलक चढ़ाने आए थे उनका क्या स्थिति? वहाँ भी दिक्कत है। जो गाँव में तिलक वहाँ से आप लोग सूचना लिए? हाँ, सूचना 12 चट्टी के एक गाँव है वहाँ भगवतिया, उस गाँव में भी लोग कम से कम वहाँ से भी 20 से 25 लोग संख्या में वहाँ भी एडमिट हैं। अच्छा, यहाँ चिकित्सक प्राथमिक उपचार के बाद क्या सलाह दे रहे हैं आप लोग के? क्या यहाँ के मतलब शिक्षक बोल रहा है कि मतलब कि टाइम लगेगा, उपचार सही से मतलब किया जा रहा है, दिक्कत नहीं है। हम लोग को कोऑपरेट भी किया गया और बोला गया कि अभी जस्ट मतलब कि प्रॉब्लम हुआ तो दवा वगैरह दिया गया है। यहाँ के स्टाफ लोग तरफ से भी मतलब काफ़ी मतलब हेल्प मिला, हम लोग को अच्छा लगा और अभी उपचार हो रहा और काफ़ी अभी मतलब स्थिति मतलब सुधार में है। परामर्श क्या वजह से ऐसा परेशानी हो रहा है इन लोग का? इन लोग का देखिए वजह तो हम विशेष बता नहीं सकते, हमारा मेन वजह तो है खाना खाने का। अब खाना में क्या प्रॉब्लम था, हम लोग घर खाना तो भाई शादी में बहुत तरह का खाना था, दाल मतलब जो भी था, दाल था मतलब कि चावल था, लिट्टी चोखा, बहुत सा मतलब गुपचुप चाउमीन बहुत सारा मतलब प्रकार था। उसमें कौन सा मतलब खाना में मतलब क्या प्रॉब्लम था हम लोग भी पता नहीं चला। खाना तो हम लोग भी खाए हैं, बहुत से लोग खाना खाए, पूरा गांव खाना खाया, तो हम लोग मतलब ठीक हैं। अब क्या वजह है कि कुछ लोग मतलब एडमिट हुए, किन्हीं को परेशानी हुआ तो खैर जांच का विषय है। कहीं ऐसा भी ना हो सकता कि जो अभी सही है उसको बाद में भी एडमिट करवाना पड़ सके? ना ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग आपके सामने हैं, कुछ लोग जैसे मेरे ग्रामीण साथ में हैं, बहुत से हम लोग भी खाना खाए। उन्होंने भी खाना खाया तो उनके 24 घंटा के बाद ऐसा प्रभाव हुआ? 24 घंटा के बाद ऐसा प्रॉब्लम हुआ है सुबह से लैट्रिन। लेकिन कुछ लोग का तो डाउट होगा कि ऐसा ना कि हमारे साथ भी हो सकता है। हाँ, डाउट तो हम लोग भी डाउट है कि हम लोग साथ भी मतलब कुछ हो सकता है, मगर हम लोग अभी आपके सामने हैं। देखिए मेरा पूरा ग्रामीण है, धाना बिया के लोग हैं, हम लोग सब हम लोग आपके सामने स्वस्थ हैं। और क्या जी क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? मांग यही करना चाहते हैं कि हमारे जितने भी मतलब एडमिट हैं हमारे गांव के लोग मतलब उनका बेहतर इलाज किया जाए और मतलब स्वस्थ हो, और क्या यही मतलब हमको मतलब मांग है। जितने की संख्या में बेड की परेशानी होती होगी यहाँ पर। प्रभारी महोदय हमारे हैं, उनसे मतलब रिक्वेस्ट है हमारा कि हमारे कोई भी जितने पेशेंट आए हैं सबको अच्छा ढंग से मतलब इलाज हो सके, जितना बेहतर इलाज मिले। पता चल जाए कि खाना में दिक्कत है तो जांच हो, अगर ये मतलब संभव हो सके तो प्रभारी महोदय से रिक्वेस्ट है कि खाना में प्रॉब्लम है और क्या में प्रॉब्लम है, जांच खाना तो बची होगी नहीं? खाना तो नहीं बचा, जांच होना भी नामुमकिन है। जी और कोई माध्यम हो अगर उनसे अगर मतलब पता कर सकते हैं तो हमको रिक्वेस्ट है प्रभारी महोदय से, जो चिकित्सा प्रभारी महोदय हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आके हमारे गांव में चाहे जिनसे भी बात करके देख सकते हैं।
अगर हो जाए तो जांच का विषय अच्छा होता। अगर पता चल जाता कि फूड पॉइजनिंग है या क्या प्रॉब्लम है, एक्सपायरी है कुछ खाना में या ऑयल में एक्सपायरी है, उससे पता चल जाता, हम लोग को भी संतुष्टि हो जाता। गांव वाला का भय बना होगा। जी जी, गांव के लोगों को भय बना है काफ़ी। हम लोग एक मतलब अपना गांव एकता का मतलब कि हम लोग मिसाल देते हैं। मेरा गांव ग्राम पंचायत मंडा में होगा, थाना भी है एक मंडा का मतलब कि टोला पड़ता है। और हम लोग टोटल साथी आए हुए हैं और हम लोग 24 आवर मतलब अपने गांव के लिए खड़ा रहते हैं। हम अपने गांव से वार्ड सचिव हुए, मेरा नाम सतीश कुमार उप चुन्नू सिंह हुआ। ठीक है, हम लोग 24 आवर खड़ा है। और विशेष आप लोग मीडिया बंधु से भी मेरा निवेदन है कि हम लोग को जितना कोऑपरेट किया जाए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कोऑपरेट किए आप लोग। और थोड़ा सा प्रभारी लोग हैं उनसे भी आप लोग बहुत अच्छा हम लोग को मतलब रिस्पांस मिल रहा है। और आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि जितना भी और बने रात में थोड़ा सा अगर देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद इतना आप लोग के। हमें अचानक से लोग भर्ती हो रहे। शादी ब्याह में तरह तरह का भोजन बनता है और उसमें फूड पॉइजनिंग की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि जैसा लक्षण मिल रहा है, उल्टी हो रहा है, पकाना हो रहा है, किसी को बुखार है, किसी को पेट में मरोड़ है, ये सारा लक्षण फूड पॉइजनिंग है। सभी मरीजों में एक ही सिम्टम दिखा सब में एक ही लक्षण आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जितनी सुविधा उपलब्ध है उसको हम लोग दे पा रहे हैं यहाँ पे। और अभी सब लोग स्टेबल है, अभी कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब स्थायी हो रहे हैं। फूड पॉइजन का सर साइड इफेक्ट जो है 24 घंटा के बाद हुआ सर, तुरंत क्यों नहीं सर? में भी कभी कभी होता है कि जल्दी से तुरंत से उसका असर हो जाता है। जी हाँ, जी किसी किसी मामले में थोड़ा तेज़ी से असर। जी। रिकवरी होने का सर क्या चांस है? बहुत ज़्यादा ये है कि मतलब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे ये लोग। उस गांव के लोग सर सहमे में हैं कि किन्हीं के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं, लगा वैसा जाए। नहीं होगा। जी। जैसी कि उम्मीद की जा रही है जी कि 4 से 6 घंटे में सब लोग ठीक हो जाएंगे। जी स्थिति कितने सामान्य। मरीज अभी तक आपके पास भर्ती अभी हुए? 33 व्यक्ति पहुँचे हैं हमारे पास जी। और लगभग सब एक ही गाँव के हैं। जी अच्छा। 1-2 ठो हैं जो दूसरे गाँव के हैं। जी बाकी लगभग 30-31 मरीज जो है थाना भेजे हैं। जी। डोभी प्रखंड के अंतर्गत नदरपुर गांव की वार्ड संख्या 2 में भीषण गर्मी की शुरुआत के साथ ही पेयजल संकट गहराने लगा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि करीब 50 घरों के लोगों के सामने पानी का गंभीर संकट सामने उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अप्रैल महीने में ही यहां हालात और भयावह हो सकते हैं। पानी के लिए सुबह से शाम तक लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। महिलाओं और बच्चों को बर्तन लेकर दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है। कागजों में सिमटी नल जल योजना, गाँव के लोगों में सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल योजना को लेकर भारी नाराजगी है। ग्रामीण मुन्ना पासवान ने बताया कि योजना के तहत पाइप और नल तो लगाए गए, लेकिन आज तक घरों को पानी नहीं पहुंचा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि योजना सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गई है। मोटर की आवाज सुनते ही दौड़ पड़ते हैं लोग। दीपू पासवान ने बताया, गांव के समीप नदी किनारे स्थित एक निजी व्यक्ति की बोरिंग पर लंबा पाइप बिछाकर किसी तरह पानी लाया जा रहा है। जैसे ही मोटर चलाने की आवाज सुनाई देती है, लोग बाल्टी और बर्तन लेकर दौड़ पड़ते हैं। कई बार घंटों इंतजार के बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। जिए हुए पर साल आया भी कोई जिए हुए यहाँ नहीं आता है, न पास होता है, न कोई न्यूज भी चला, कोई इसको संविधान नहीं है। कोई संविधान ही नहीं हुआ। तो आप लोग का जीवन कैसे गया? नल जल योजना क्या हुआ? वो तो कभी मिला ही नहीं है, उससे पानी आता ही नहीं है, कभी है ये नहीं, कभी बिल्कुल हमारे पानी नहीं आता। भी नहीं करता। नल जल योजना सक्सेस नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है एकदम, कोई सक्सेसफुल नहीं, कभी मतलब आया ही नहीं पानी हो। जब से कभी एक लोटा कभी एक आज लोटा तक पानी नहीं नहीं आया था। जब से नल जल मिला तब से नहीं एक लोटा तक पानी नहीं आया। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना पासवान। आप क्या चाहते हैं आप? सर हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग देखिए कम से कम शादी- पानी पीने खाने के लिए सुविधा किसी तरह से मिल जाए, और क्या चाहिए। अभी देखिए शादी ब्याह है, एक गरीब घर आदमी है, वो बताइए किस तरह किस प्रकार से मतलब रिक्वेस्ट किए हैं तब जाके पानी आया है। वो भी मतलब कितना पाइप कहाँ से लाए हैं, जब तब भी और भी बताइए गर्म पानी यूज करके कितना दिक्कत परेशानी उठाते से हम लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा। कोई स्थानीय प्रतिनिधि वगैरह? कोई संविधान नहीं है। पहले पिछला मरतबे न्यूज चला, देखो इतना और जगह कितना मतलब कहें कि आ रहा बोरिंग हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं सुनवाई हुआ। कौन सा गांव है यह? नदरपुर पानी आप लोग कहाँ से पी रहे हैं? पार पी रहा, 1.5 किलोमीटर दूरी नदी से पानी पी रहा। अच्छा, क्या आसपास बोरिंग नहीं है? नहीं है। नल जल योजना वाला पानी दिया कि नहीं? एक जो कुआं था वो भी सूख गया। अब बहुत दिक्कत में, पानी की एकदम दिक्कत है। बहुत दिक्कत, तो किसी तरह का ये नल जल योजना क्या हुआ? खराब हो गया, मतलब अबे ही नहीं किया कभी। तो जैसे फूले नहीं है, वो कभी आया टूटी भरे पानी भरे हैं, कभी नहीं भरे हैं उसे।
कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत पर कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कोटा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले को लेकर शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल प्रशासन और राज्य सरकार पर गंभीर लापरवाही को आरोप लगाते हुए मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना दिया तथा 10 मुखी रावण रूपी सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम और देहात अध्यक्ष भानु प्रताप ने किया है। इस दौरान महिलाओं ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सरकार को प्रतीकात्मक रूप से चूड़ियां भेंट कर विरोध जताया है और धरने को संबोधित करते हुए राखी गौतम ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में हुई मौतें केवल लापरवाही नहीं बल्कि सीधी हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक प्रसूता की मौत के बाद भी अस्पताल प्रशासन नहीं जागा और दूसरी मौत का इंतजार करता रहा। उन्होंने कहा है कि स्थानीय विधायक और अस्पताल प्रशासन संवेदनहीन रवैया अपनाते हुए नजर आए हैं। राखी गौतम ने पीड़ित परिवारों के लिए 5 प्रमुख मांगे रखी हैं। आपको बता दें कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इस्तेमाल की गई दवाइयों की जांच हो, उच्च स्तरीय मजिस्ट्रियल जांच की जाए, मृतक परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, गंभीर रूप से प्रभावित महिलाओं को 5 लाख रुपए की सहायता और मुफ्त इलाज दिया जाए। दिन तक भी ठीक थी और 7 तारीख को शाम की 6 बजे उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसका पेशाब आना बंद हो गया था सर, हाथ पैर दर्द करने लग गए थे। हमने ये चीज़ डॉक्टरों से जाके बोली तो वो हमारे ऊपर चिल्ला के पड़ रहे थे। फिर रात की 12 बजे अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी सर, और उसके बावजूद उन्होंने हमसे साफ बोल दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, आप इसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना चाहते तो आप ले जाओ, आपका पेशेंट बहुत तरीके से सीरियस है। आप बैंक को कहाँ ले गए? सर हम कोटा हार्ट में आज सुबह लेके गए सर 10 बजे, जब इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे सर। क्या नाम है आपकी बहन का? सर किरण। ये कहाँ से हुआ? सर कसार से। पहला केस है? हाँ सर। पहला केस था हमारे परिवार में। नाम बताओ आपका? सर लोकेश यादव। हर आदमी का उसको पूरा अधिकार मिलना चाहिए। ये जो सत्ता के नशा में चूर हो चुके हैं, इनको फैसिलिटीज देखने का टाइम नहीं मिल रहा है। सत्ता के नशे को छोड़े, सत्ता की सुविधाओं को, यहाँ के जो 2 मंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष है, सत्ता की सुविधाओं को छोड़े और यहाँ पे आके एक बार जायजा ले प्रॉपर क्या हो रहा है क्या नहीं धरातल पे। बहुत ज्यादा जरूरत है। आप भी आज कोटा पहुंचे हो, क्या कहना है जिस तरह से आज यहाँ पे प्रदर्शन किया गया? पुतला फूका गया है, सोती हुई सरकार को जगाने का काम किया गया है। ये कोई छोटा मोटा जिला नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष आते हैं यहाँ से, 2 मंत्री आते हैं यहाँ से। इस जहाँ पे ये हॉस्पिटल है वहाँ का विधायक भी बीजेपी से है और भी बहुत सारे यहाँ पे तो कांग्रेस की तो 2 ही विधायक है इस जिले के अंदर। तो ये जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सोती हुई सरकार को जगाने का काम कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने किया है। इस पीड़ा को, ये जो कांड हुआ है, इस पीड़ा को अपने ऊपर लेते हुए इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जब एक घर में जब बच्चा होता है तो खुशियां मनाई जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं। पर आज ये स्थिति बन गई कि अपनी बहनों के जान के लिए हम भीख मांग रहे हैं यहाँ पे गेट पे कि उनकी जान को बचाया जाए और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको न्याय दिया जाए। आज ये स्थिति हो चुकी है कि वो बच्चों को अपनी माँ को देखने को भी नहीं मिला, उनकी माँ चली गई और जो है उनका भी कुछ पता नहीं है। तो हम ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए उनका असली चाल चरित्र चेहरा दिखाने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा है, पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है। और ये एक मैसेज देने की कोशिश करिए कि यहाँ के जो बड़े बड़े नेता है वो सत्ता का नशा छोड़े, सत्ता की सुविधाएं को छोड़े और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चिकित्सा, शिक्षा, इन सब पे ध्यान दे, आके यहाँ पे विजिट करे, इनकी क्लास ले, तब जाके मैं समझता हूँ कि जो थोड़े बहुत दिन की सरकार इनकी बची हुई है ये चल पाएगी, नहीं तो इनका सर्वनाश होने वाला है। एमएलए साहब, किया जा रहा है तो आगे क्या रहेगा कांग्रेस? देखिए, ये प्रशासन और सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और लापरवाह लोगों को तुरंत सजा देने की जगह यहाँ हंसी ठिठोली की जा रही है। हम उसके खिलाफ है। जो मौतें हुई है उन मौतों का आज हम लोग कोई हर्जा खर्चा तो नहीं कर सकते क्योंकि इंसान की जान गई है, लेकिन उनको 25 लाख रुपए का कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ ही जो जिम्मेदार हैं इन मौतों के, क्योंकि ये हत्याएं हैं, ये मौतें नहीं है, ये हत्याएं हैं, क्योंकि सरकारी प्रशासनिक अमले के बीच में हॉस्पिटल में जो मौत हो रही है वो एक तरह से हत्या है।
जो डॉक्टर इसके दोषी है, प्रशासन में जो लोग भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, वरना आज अभी हम लोग कोटा में आंदोलन कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पर भी कांग्रेस आंदोलन करेगी। टीम भी आ रही है जयपुर से। बिल्कुल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे माननीय अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कमेटी गठित की है, जिसमें पूर्व चिकित्सा मंत्री जी भी हैं, 4 लोगों की कमेटी है। वो कमेटी आकर के देखेगी कि यहाँ किस स्तर की लापरवाही है, प्रशासनिक लापरवाही है, दूसरी लापरवाही है, जिस तरह से पहले भी गलत दवाइयाँ खाने से, एक्सपायरी दवाइयाँ देने से कई नवजातों की मौत हुई है। इस तरह की जो लापरवाही है उसके का पता लगा करके और आगे राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाए। सर, देखा गया कि अक्सर इस ऐसे मामलों में कुछ दिनों तक का जो जिस तरह से विरोध है उसके बाद वो मामला ठंडा हो जाता है, तो इस बार क्या उम्मीद करें कांग्रेस इसको बड़े स्तर पर लेके जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा से ना हो। हाँ, लगातार कोटा में इस तरह से जो घटना हुई है, दुखद घटना है, कांग्रेस विरोध कर रही है, तो आगे क्या रहेगा आप लोगों को? देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले तो यहाँ पे बैठे हुए एमएलए, एमपी, मंत्री और स्पीकर महोदय से कहना चाहती हूँ कि वो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वादे न करें। सुपोषित माँ और सुपोषित बच्चे की बातें जो फोटो खिंचाने के लिए और राजनीति करने के लिए वो करा करते थे, वो न करें। और यदि वास्तव में उन माताओं से, उन बहनों से उन्हें थोड़ी सी भी संवेदना उनकी बची है, तो सरकार में बैठे हुए लोगों के माध्यम से वो उन सबकी सहायता राशि देने की मदद करें, तब जाकर के समझ में आएगा कि वास्तव में उनको थोड़ा सा कुछ दर्द है। यहाँ पे आए, फोटो खिंचाएं, हंसी टिटोली करें, ये सब शोभा नहीं देता है ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए। शर्म आती है। आज कांग्रेस सड़कों पे है उन माताओं की, बहनों की आवाज उठाने के लिए, और निश्चित रूप से मान लीजिएगा जब तक उन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा, कांग्रेस और मैं, हम सब कांग्रेस परिवार के सभी सदस्य और आम लोग उनकी आवाज उठाने के लिए हर दिन यहाँ पे उनके कानों में ताकि जू रेंग ले, इसलिए आएंगे, उनको चेताएंगे और समझाएंगे। यदि फिर भी नहीं माने तो ये बड़ा आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा। मांग क्या है? मांग हमने 24 घंटे पहले उनको लेटर दिया था प्रिंसिपल महोदय को, और उसमें स्पष्ट लिखा था हम न्यायिक मांग करते हैं। एक तो न्यायिक जांच हो मजिस्ट्रेट लेवल की, ताकि जो भी अपराधी है उसको सजा मिले। दूसरी मांग थी हमारी कि जो उस दौरान ड्यूटी पे था उसको उसी समय निलंबित किया जाए, ये मांग थी हमारी, वो उन्होंने नहीं मांगी। तीसरी मांग थी हमारी कि उन बहनों की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों पे है, उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, और सरकार के माध्यम से जो मुआवजे की मांग की थी, ना तो अभी तक कोई राशि की घोषणा हुई है, ना कोई राशि आई है। और कल अचानक एक हमारी बहन को, और शर्म आई, बड़ी शर्म आती है, एक हमारी बहन को इन्होंने बड़े झटके से कह दिया तुम मरने वाली हो और तुम यहाँ से जा सकती हो तो चली जाओ। एक गरीब तबका आदमी कहाँ जाएगा? ये तो कल की बात है, 4 तारीख के बाद तो ये सब सचेत हो गए थे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो 6 बहनों के साथ हुआ, अब सिर्फ प्रशासन और शासन इनका उन्हीं पे ध्यान दे रहा है। बाकी फिर और मरो, इनका कहने के अनुसार और मरो, और यहाँ पे रहो मतो, आओ मतो। यदि ऐसा है तो साहब आप अपना यहाँ की जो डिलीवरी का जो वार्ड है वो बंद कर दें, ताकि कहीं और इनकी व्यवस्था हो जाए। मुझे याद आता है वो दिन जब जेके लोन हमारे कांग्रेस सरकार में गहलोत साहब ने तुरंत एक्शन लिया था और जेके लोन की एक बच्चों की नई यूनिट चालू करवा दी थी। मुझे याद आता है कि इन्होंने इतना बड़ा पहाड़ बना दिया था राई का, पर फिर भी हमारी संवेदनाएं जिंदा थी। हम जानते हैं कि एक माँ और एक बच्चे का क्या रिश्ता होता है, हमारी सरकार जानती है। इस वजह से वो सही सलामत, और आज आपने देखा कि कितना अच्छा हॉस्पिटल बन गया है, कितनी अच्छी सुविधाएं हैं। और आज हम इन्हीं से ये मांग करते हैं कि कुछ तो शर्म करो, वरना इन मुद्दों पे तो कम से कम राजनीति करना बंद कर दो। उत्तरदान भी किया गया है किस तरह? बिल्कुल, अभी हम अभी कर रहे हैं, और आप देख लेंगे सामने चिकित्सा मंत्री का पुतला दहन होगा। साथ ही में हम यही मांग करते हैं कि जिन से सरकार नहीं संभल रही हो वो इस्तीफा दे दे, वरना घर में बैठ के चूड़ियां पहन ले। हम बहन बेटों की, माताओं की रक्षा नहीं कर सकती हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है उनका राजनीति करने का, कोई मतलब नहीं बनता उनका संवैधानिक संस्थाओं में विराजमान होने का। हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं, और आशा है कि आप इस बात को और तेजी से उठाइए, ताकि लोगों को समझ आए कि कोटा मेडिकल कॉलेज में जो
नाच चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए गए लोगों का। कोटा शहर पुलिस द्वारा गुमशुदा एवं चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की गई है। पुलिस अधीक्षक जिला कोटा शहर श्रीमती तेजस्विनी गौतम और साथ ही उनके निर्देशन में संचालित इस अभियान में अब तक 245 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि CEIR पोर्टल पर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज रिपोर्टों के आधार पर पुलिस टीम द्वारा लगातार तकनीकी विश्लेषण एवं निगरानी करते हुए गुमशुदा मोबाइलों की तलाश की गई और साथ ही उन्होंने बताया है कि वर्ष 2023 से अब तक CEIR पोर्टल के माध्यम से लगातार कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में मोबाइल और साथ ही हैंडसेट बरामद किए गए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मोबाइल चोरी एवं गुमशुदगी की घटनाओं पर अंकुश लगाना तथा आमजन को राहत प्रदान करना था। का एक पोर्टल है CEIR पोर्टल। इस पोर्टल पर जब भी आपका कोई मोबाइल गुमशुदा हो जाता है या आप कहीं रख के भूल जाते हैं या कभी कभार ऐसा होता है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं और आपका मोबाइल कहीं छूट गया, तो ये सभी इस पोर्टल पे अगर आप अपनी या तो नियरेस्ट पुलिस थाने पे आप जाकर चढ़वा सकते हैं या खुद भी चढ़ा सकते हैं। तो पुलिस लगातार अभियान के तहत इन मोबाइल फोन्स को रिकवर करती है। तो अभी कोटा शहर पुलिस के सभी थानों ने, सभी हमारे थानों के जितने भी कांस्टेबल्स, मेरी पूरी टीम पीछे खड़ी है, हमारे साइबर थाने की टीम ने लगातार प्रयास करते हुए लगभग 245 महंगे स्मार्टफोन मोबाइल जो आप अपने सामने देख सकते हैं, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 60-70 लाख रुपए है, इनको राजस्थान और राजस्थान के अन्य स्टेट से भी बरामद किया है। और आज हम इन सभी को अपने जो इनके जो मूल ओनर्स हैं उनको हम इनको वापस कर रहे हैं। तो ये CEIR पोर्टल है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है और ये बहुत ही प्रभावी पोर्टल है। इसके ऊपर पूरे इंडिया में अगर आपका मोबाइल कहीं पे भी ऑन होता है तो वो अलर्ट हमारे पास आता है और उसको हम तुरंत रिकवर कर सकते हैं। कितने मोबाइल टोटल 245 मोबाइल आज उनके मूल धारकों को पुलिस, कोटा शहर पुलिस के द्वारा वापस लौटाए गए। जवाहर नगर के सबसे अधिक हैं 32 मोबाइल फोन। ये पिछली बार हमने इसको 4 महीने पहले किया था, तो ये विगत 4 महीने के जो है वो। दूसरा बता दो। थाना कुन्हाड़ी क्षेत्र में चोरी हुई कार एवं महिला से हुई पर्स लूट की घटना का खुलासा कोटा शहर पुलिस ने थाना कुन्हाड़ी क्षेत्र गत दिनों हुई क्रेटा कार चोरी एवं गुमानपुरा थाना क्षेत्र में पर्स लूट की घटना का सफल खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई कार बरामद कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक कोटा शहर श्रीमती तेजस्विनी गौतम IPS के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ एवं उसके तहत कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं वृत्ताधिकारी के सुपरविजन में थाना कुन्हाड़ी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पहले महिला से पर्स की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूटे गए पर्स में मिली कार मालिक की ID और साथ ही चाबी के आधार पर आरोपियों ने संबंधित मकान की रेकी की और बाद में मकान के बाहर खड़ी क्रेटा कार को चोरी कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य एवं CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक तारीख को एक क्रेटा कार को लूट के ले गए थे कुछ घटना कारित करके अपराधी, जिसमें एक बहुत ही शानदार पहल करते हुए हमारी कुन्हाड़ी की टीम और हमारी जो SP ऑफिस की टीम है, जिसमें हेड कांस्टेबल तंवर सिंह जो है वो लीड कर रहे थे, उन्होंने जो पर्स लूट किया था और जो क्रेटा गाड़ी लूट की थी, उससे पहले भी इन्होंने काफी सारी वारदातें कोटा शहर में की थी। इसमें ना केवल क्रेटा कार को बरामद किया है, बल्कि दोनों अभियुक्त जिनका नाम आशिफ हुसैन और सुनील नगर है, उनको गिरफ्तार किया गया है। आशिफ हुसैन के खिलाफ पूर्व में 7 मुकदमे दर्ज हैं और सुनील नागर के खिलाफ पूर्व में 3 मुकदमे दर्ज हैं। और हमें उम्मीद है, अभी इनको हमने गिरफ्तार किया है, हम इनको कोर्ट में पेश करेंगे और जब इनसे PC रिमांड पे लेंगे तो हमें उम्मीद है कि और भी इस तरह की घटनाएं कोटा शहर की या आसपास के जिलों की इनसे खुलने की उम्मीद है।
कुछ मोबाइल्स भी इन्होंने छीने हैं राहगीरों से। अन्य जिलों की भी कुछ घटनाएं सामने आई हैं और इन सभी को उन संबंधित जिलों के संबंधित थानों को बताकर भी इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। टोंक के पुलिस थाना दत्तवास में सहायक उप निरीक्षक 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। जयपुर में दिनांक आपको बता दें 8 मई 2026 एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय जयपुर इकाई द्वारा आज कार्रवाई करते हुए आरोपी श्री गणेश नारायण चौधरी हाल एएसआई पुलिस थाना दत्तवास जिला टोंक को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री गोविंद गुप्ता ने बताया है कि एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय जयपुर को एक शिकायत एक साथ ही इस आशय में मिली है कि परिवादी के विरुद्ध पुलिस थाना दत्तवास जिला टोंक को दर्ज प्रकरण संख्या 25/26 की गई मदद और तथा कब्जा पुलिस लिए गए मोबाइल लौटाने की एवज में आरोपी द्वारा 25,000 रुपए रिश्वत की राशि की मांग की गई और साथ ही तथ्य भी प्रकट किए गए हैं। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक श्रीमती एस परिमला के सुपरविजन में आरोपी श्री गणेश नारायण चौधरी एएसआई से पूछताछ तथा कार्रवाई जारी है। सुरेश स्वामी डीवाईएसपी हूँ, एसीबी जयपुर सिटी से हूँ मैं, थर्ड से। ये परिवार ये ठंडीलाल मीणा जिनके यहाँ दत्तवास पुलिस थाने में एक मुकदमा दर्ज था मारपीट का। उस मारपीट में ऐसे ही अनुसंधान गए थे गणेश नारायण जाट, इनके द्वारा अनुसंधान करके चालान हो चुका था और चालान दौरान अनुसंधान में मदद करने और अनुसंधान के दौरान उन्होंने मोबाइल जब्त किए थे। उन मोबाइल को लौटाने के एवज में उन्होंने 25,000 रुपये की डिमांड की थी और उस डिमांड की में 25,000 रुपया लेते हुए पकड़ा गया इनको। 25,000 रुपये उन्होंने लिया आज। इस कार्रवाई में अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, इसके बाद जो होगा निर्णय वो अनुसंधान किया गया था, सत्यापन किया गया था हमारे विभाग द्वारा, जो एसीबी प्रोसीजर उस हिसाब से फॉलो किया गया। शहर की नरसिंहपुरा में स्थित राधा कृष्ण मंदिर में 3 दिवसीय आयोजन में कृपाराम जी महाराज एवं उनके गुरु के मुखारबिंद से शिव महिमा के प्रवचनों व कथा प्रसंगों की सरल सलीला प्रवाहित हो रही है, जिसका शुक्रवार को विधिवत समापन हो गया। इस मौके पर स्वर्गीय पार्षद ललित कुमार सोलंकी की स्मृति में उनके परिवार द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया और साथ ही आराध्य देव महादेव की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर शुक्रवार प्रातः जोधपुरिया गेट स्थित स्वर्गीय ललित सोलंकी के निवास स्थान से एक भव्य ध्वज यात्रा निकाली गई। ये यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए राधा कृष्ण धाम पहुंची। पूरे मार्ग में भक्ति, संगीत और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण शिवमय हो गया।
माचिया रेंज में कर्मचारियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार और मानसिक उत्पीड़न को लेकर वन विभाग में कर्मचारियों का आक्रोश खुलकर सामने आ रहा। संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान फॉरेस्ट यूनियन एवं राजस्थान वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए आज भवन मुख्यालय जोधपुर पर विशाल विरोध प्रदर्शन और महापड़ाव आयोजित करने का एक घोषणा कर दी। और साथ ही संगठन के पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय वन अधिकारी 2 श्री करण सिंह राजपुरोहित पर कर्मचारियों के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग, मानसिक प्रताड़ना और महिला कर्मचारियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। यूनियन अध्यक्ष अशोक चौधरी ने बताया है कि माचिया रेंज में कार्यरत टेक्नीशियन, अधीनस्थ एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने पहले भी 10 अप्रैल 2027 अप्रैल 2026 को उपवन संरक्षक माचिया वाइल्ड लाइफ को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी। ने हमारे साथ अपशब्द भाषा का प्रयोग किया है। हमने उनसे सेवा मांगी कि हमारी छुट्टियां 2 टाइम पे, और हम काम करके एडजस्ट करके हम छुट्टियां मांग रहे हैं, न कि हम अपना केज बंद करके जानवरों को बिना राशन पानी किए हम आज तक ऐसी छुट्टी नहीं ली। हम कैसे भी अपने बच्चे को और घर परिवार को संभालते हुए यहाँ पे हम ड्यूटी करते हैं टाइम से, फिर भी हमारे साथ अद्भुत भाषा में प्रयोग कर रहे हैं और सिखा रहे हैं कि अब आपको सिखाऊंगा कि नौकरी क्या होती है, कैसे करनी होती है। अब साइन करके देखना कि कैसे नौकरी करनी है, कैसे छुट्टियां लेनी है, कि अब बताऊंगा मैं आपको। और जग मारने के लिए आपने यहाँ साइन किया, क्या मीटिंग रखी है? तो हम ये साइन नहीं कर सकते हैं, हमको न्याय चाहिए। करण सिंह जी राजपुरोहित। कहाँ पे आपकी नौकरी? हमारी माचिया पार्क में। और किसके साथ हुआ? हमारे साथ नहीं हुआ साहब। क्या आपके साथ क्या हुआ? 2 तारीख की बात साहब, वो छुट्टी लगाई 31 तारीख की सरकारी छुट्टी। तो हमने पूछा साहब छुट्टी क्यों लगाई सरकारी? तो रेस्ट लगाई देता, सेल लगाई। तो वो हमारे को ऐसे गलत बोल दे, अब देख लेना कैसे आपको अवकाश नहीं दूंगा, आपकी छुट्टी बनती नहीं है, आपके लागू ही नहीं है छुट्टी। अच्छा, क्या आप सब बोलते, क्या बोलते हैं आप बताइए? हमको बोलते जक मारने के लिए यहाँ आई हो क्या, और क्यों साइन किया रजिस्टर में? जाओ यूनियन का सारा ले लो, अब जो करेगी यूनियन ही करेगी। तो आज आपने क्या किया, किसको ज्ञापन दिया? आज हम आए थे सीसीएफ साहब के पास और बोले तुम रिटायरमेंट के टाइम पे हो, मेरी बहन के रिटायरमेंट है, तो बोल रहे हैं कि इसके कागज कार्रवाई ऑफिस में, इनका कागज मत बनना, कोई रिकॉर्ड खराब कर देना। नमस्कार, मैं सरिता चौधरी, संयुक्त मंत्री हूँ मैं यूनियन में। और ये जो मेरी माचिया की जो बहनें हैं, ये 4th क्लास कर्मचारी है, टेक्नीशियन है, जो केज पे काम करती है। आज से नहीं सर, ये 15 साल से ये माचिया में चला आ रहा है कि केज के ऊपर इनको ड्यूटी दी हुई है। अपनी ड्यूटी की जो व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से संभालती है, अधिकारी को भी इनमें कोई आज तक प्रॉब्लम नहीं आई है। करण सिंह जी एक रेंजर है जो माचिया में अभी 2 साल पहले आए हैं, तो वो बहुत ज्यादा अमर्यादित भाषा का इनके साथ में व्यवहार करते हैं। ये जब छुट्टी लेकर के जाती है तो छुट्टी की एप्लीकेशन फाड़ के फेंक देती है, फुल दादागिरी, फुल टॉर्चर व्यवहार करते हैं उनके साथ में। और राखी बहन को तो बोला है कि ये झक मराने के लिए आई हुई है। सर, ये एक कर्मचारी का, एक अधिकारी का जो व्यवहार है कर्मचारी के लिए बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। ये हम किसी भी हाल में नहीं सहेंगे। इन्होंने यूनियन में आकर के एप्लीकेशन दी है। हम आज महेंद्र सिंह जी चौधरी जो जयपुर से है, इनका प्रदेश अध्यक्ष है ये, तो इनका नेतृत्व में हम सीसीएफ साहब के पास, आशुतोष जी ओझा के साथ गए। उन्होंने हमें 7 दिन का टाइम मांगा हमसे, इन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा उनसे। उन्होंने कहा ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं हमारे अधिकारियों से कि वो हमें न्याय जरूर दिलाएंगे। जय हिंद। आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? आज हम सीसीएफ संभागीय वन अधिकारी मुख्यालय पर इकट्ठे हुए हैं। रेंज माचिया बायोलॉजिकल पार्क जो रेंजर है द्वितीय करण सिंह जी, उनके द्वारा लगातार पिछले 4-5 माह से जो अधीनस्थ कर्मचारी है, टेक्नीशियन कर्मचारी है, चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, जो विभाग और डिपार्टमेंट की नींव है, जिनके बिना विभाग का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तन मन धन से विभाग के लिए अपना सर्वस्व समर्पित भाव से सेवा करते हैं, उनके साथ ही अभद्र भाषा का प्रयोग, तू तड़ाके से बातचीत करना, अमर्यादित व्यवहार करना, उनको जो अवकाश दे है वो भी राजकीय अवकाश है, विश्राम अवकाश न दिलाए जाना, आकस्मिक अवकाश लगाकर उपस्थिति पंजिका को तो एक तरह से मजाक बना दिया है। इन सब मुद्दों को लेकर विशेष तौर से यह नारी शक्ति का अपमान हुआ है। अपमान इस प्रकार हुआ है कि निरंतर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अधिकारी श्रीमान करण सिंह जी राजपुरोहित आरोधित्य, उनके द्वारा लगातार
महिलाओं को शोषित किया जा रहा है, जिनके कारण वो परेशान हो रही है। वो ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई महिला है, करीब 30-40 साल से विवाह को अपने खून पसीने से सींच रही है। उनके साथ ही इस प्रकार से बदतमीजी करना, आज वो अपने बड़ी बहन और माताओं की उम्र की है, तो इसलिए कर्मचारियों के अंदर भारी रोष है। और इस चीज को लेकर हमने 10 अप्रैल और 27 अप्रैल को श्रीमान डीसी वाइल्ड लाइफ को ज्ञापन देकर पुरजोर कार्रवाई की मांग की थी। इस प्रकार के संवेदनशील मामले को इतने हल्के में लेना एक प्रकार से विभागीय चूक माना जाएगा। इसलिए हम सब कर्मचारियों में एक प्रकार से इस चीज को लेकर भारी असंतोष है। हम थक हार कर आज हमारे जो संभाग के सबसे बड़े जो प्रतिनिधि है हमारे वन विभाग के सीसीएफ महोदय, उनसे हम मुखातिब होने हैं और जयपुर से भी प्रदेश स्तर के भी अधिकारी हैं यूनियन के, वो भी इस चीज का हिस्सा बनने जा रहे हैं और पूरी मजबूती और बुलंद हौसलों के साथ हम इस चीज को रखेंगे। अगर 2 दिवस के भीतर निलंबन एवं चार्जशीट की कार्रवाई नहीं की जाती है, इस मामले को, गंभीर मामले को अगर हल्के में लिया जाता है, तो उसके उपरांत मुख्यालय रेलवे भवन में इस चीज को पहुंचाया जाएगा और कर्मचारी इस चीज को लेकर पूर्ण बहिष्कार की राह पकड़ेंगे। धन्यवाद। अशोक चौधरी, राजस्थान वन अधिनियम कर्मचारी संघ, जोधपुर। हाँ सर, बताइए। देखिए, ऐसा है, यहाँ पे बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है महिलाओं के साथ में। एक रेंज अधिकारी द्वारा उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, उनको नाजायज तंग किया गया है, तानाशाही चल रही है। इसके लिए विरोध में आज हम सीसी साहब से मिले और उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया है। 7 दिन के अंदर हम समाधान करेंगे, हमें उस पर विश्वास है। इसके साथ ही यहाँ की स्थानीय समस्याएं, कर्मचारियों की ग्रेड पे संबंधित, वर्दी से संबंधित और जो यहाँ के इनका प्रमोशन से संबंध पर भी बात हुई, तो हम 7 दिन तक थोड़ा उनका धैर्य रख रहे हैं अपना। और इसके बाद में अगर ये नहीं होता है तो माननीय भवन का घेराव करेंगे या सीसीएफ ऑफिस जो हमारी जहाँ है इनका घेराव करेंगे और आंदोलन पूरे राजस्थान में ये जाएगा। ये मैसेज, महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, महिलाओं को उनकी जो भागीदारी जो काम है उसका सही दाम मिलना चाहिए। ये हमारा निवेदन है, आपकी मीडिया से भी है और वन प्रशासन से भी। सर, आपका परिचय? महेंद्र सिंह चौधरी, मैं संयोजक संघर्ष समिति और महामंत्री राजस्थान वन अधिनियम कर्मचारी संघ। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अगर मैं हल्की फुल्की बात करूंगा तो कांग्रेस को बधाई दूंगा। पिछली बार 0 थे, अब की बार 2 पहुंच गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प और सुशासन की जीत है। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की रणनीति है और सी की जीत है। एक निरंतर साधना के सफल होने का परिणाम है। 2011 से जिस तरीके से परिस्थितियां थी और उसके बाद 2016 के चुनाव में 2.5 महीने रहकर मैं वहां अनुभव किया था कि 2021 में सरकार मशीनरी का दुरुपयोग, समाज के दुर्जन शक्त गुंडों का उपयोग करके चुनाव को प्रभावित करना, उसके बाद निरंतर यहां सुनियोजित रूप से डेमोग्राफिक चेंज करके देश का नुकसान करने के माध्यम से चुनाव वहां जीता जा रहा था। जीतने का षड्यंत्र जिस तरीके से चल रहा था और षड्यंत्र को बंगाल की जनता ने परास्त कर दिया है। ये आमजन के विश्वास की भारत के चिंतन के मूल उन सब के विजय का प्रतीक बंगाल का चुनाव है। आप तो जा रहा है। देखिए, इटली का वेनिस शहर, वहाँ हर ऑल्टरनेट साल कला का महाकुंभ होता है, जहाँ कॉन्टेम्पररी आर्ट पर दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के देश अपने आर्ट और आर्टिस्ट के काम को एग्जिबिट करते हैं। पिछले लगभग 125 साल से ज्यादा कालखंड से आर्ट का वो द्विवार्षिक कार्यक्रम हर साल बिनाले जो है, वेनिस बिनाले के नाम से ऐतिहासिक स्वरूप प्राप्त कर चुका है। भारत में कभी औपचारिक रूप से उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो ऐसा नहीं था। आधे अधूरे लेवल पर भारत सरकार कुछ लोगों को प्रमोट करके वहां भेजती थी।
क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की संस्कृति, देश की विरासत का संरक्षण करते हुए देश विकसित हो, इस संकल्प के साथ में हम सब लोग साधना कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था कि वेनिस बिनाले में भारत एज ए नेशन वहां जाकर के अपने आप को डिपिक्ट करे, एग्जिबिट करे, दिखाए। मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि परसों जब हमने इसका उद्घाटन किया, उद्घाटन के समय में हमारे पार्टनर्स, भारत सरकार के सहयोगी के रूप में जो संस्था मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर और सेरेंडिपिटी आर्ट्स, ये दोनों हमारे साथ में थे। और जो आर्ट हमने वहाँ एग्जिबिट की है, भारत के 5 कलाकारों को जो अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर वहाँ प्रदान किया है। मैं इतना जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि भारत के पवेलियन और भारत के कलाकारों की कला ने पूरे विश्व भर के कला साधकों का, कला प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट किया। न केवल ध्यान आकृष्ट किया, अपितु भारत का पवेलियन वहाँ आज पूरी इटली में और देश भर के आर्ट लवर्स के बीच में चर्चा का केंद्र बना है। निश्चित रूप से इस प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आयोजित हुए इस कार्यक्रम के चलते हुए, भारत की सहभागिता के चलते हुए, भारत के आर्ट लवर्स, उनकी गहराई, उनके काम की क्षमता, दक्षता, प्रवीणता, इस सब के प्रति विश्व भर के आर्ट लवर्स का ध्यान आकृष्ट होगा। और दुनिया भर के आर्ट कलेक्टर्स जो कला के संग्राहक हैं, वो सब भारत में आएंगे और निश्चित ही उसके चलते हुए भारत के कला साधकों को, भारत के आर्टिस्ट को, भारत के पेंटर्स को, भारत के स्कल्पटर्स को, भारत के कंटेम्पररी आर्टिस्ट को, इन सब को लोकल से ग्लोबल होने का अवसर मिलेगा। उनके काम की पहचान बढ़ने से निश्चित रूप से उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, आजीविका में परिवर्तन आएगा और भारत की ख्याति और नाम पूरे विश्व भर में बढ़ेगा। सर, अखिलेश यादव आराम से, एक बार आराम हो गया, सब ठीक है। अब बोलो सर, बीजेपी की 2 सीट और आज 2026 में कांग्रेस की 2 सीट आई। मुझे लगता है कि अगर मैं टू बी ऑन लाइटर साइड हल्की फुल्की बात करूं, तब तो ये कहूंगा कि कांग्रेस को बधाई दूंगा कि पिछली बार 0 थे, अब की बार 2 पहुंचे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प और सुशासन की जीत है। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और एक निरंतर साधना के सफल होने का परिणाम है। 2011 में जिस तरह की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी की वहां थी, 2016 का चुनाव, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से लगभग 2.5 महीने रह करके मैंने वहां अनुभव किया था जिस तरह की कठिन दुर्गम परिस्थितियां वहां थी। 2021 के चुनाव में जिस तरह से सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, समाज की दुर्जन शक्ति, गुंडों को उपयोग करके चुनाव को प्रभावित करना और उसके बाद में निरंतर वहां सुनियोजित रूप से डेमोग्राफिक चेंज करके देश का नुकसान करने के माध्यम से जिस तरह से चुनाव वहां जीता जा रहा था, जीतने का षड्यंत्र जिस तरह से रचा गया था, उस षड्यंत्र को बंगाल की जनता ने परास्त किया है। ये आम जन के विश्वास की, भारत की सोच, भारत की सभ्यता, भारत के चिंतन के मूल, उस सब के विजय का प्रतीक बंगाल का चुनाव है। बंगाल में जनता ने स्पष्ट संदेश दिया कि जनता अब विकसित भारत के संकल्प, सोच और सपने के साथ जुड़ करके बंगाल जैसी उर्वरा धरती, बंगाल जैसी सांस्कृतिक धानी धरती, बंगाल जैसी सभ्यतागत धरती इस यात्रा में पीछे न रहे और विकसित होते हुए भारत का ग्रोथ इंजन बने, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी। वित्त आयोग अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी आज रहेंगे 1 दिवसीय दौरे पर, सोजत दौरे पर। निर्धारित कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी शनिवार को प्रातः 6:30 बजे जयपुर से प्रस्थान कर प्रातः 10:30 बजे पहुंचेंगे सोजत के बगड़ी नगर में। वे यहां ग्राम विकास चौपाल में भाग लेंगे।
कोटा मेडिकल कॉलेज एक्शन सिजेरियन डिलीवरी केस में 4 दिन बाद बड़ी कार्रवाई। 2 महिलाओं की मौत के बाद प्रशासन सख्त रुख। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 4 कर्मियों पर गिरी गाज। 2 डॉक्टर, 2 नर्सिंग स्टाफ, एक एक्शन। सरकार के निर्देश पर देर रात जारी हुए आदेश। डॉक्टर श्रद्धा की सेवाएं समाप्त। ऑपरेटिंग सर्जन पर सबसे बड़ी कार्रवाई। डॉक्टर नवनीत शर्मा पर भी कार्रवाई। इमरजेंसी ओटी इंचार्ज रहे जिम्मेदार। ओटी सिस्टर इंचार्ज गुरजीत कौर पर गाज और साथ ही लेबर रूम इंचार्ज निमेश वर्मा पर ही कार्रवाई की गई है। मामला दबाने की कोशिश के बाद तय हुई जिम्मेदारी। 4 दिन बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बड़ा फैसला किया। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। सिजेरियन डिलीवरी और साथ ही सर्जरी के बाद संक्रमण फैलने से अब तक 8 महिलाओं की हालत बिगड़ चुकी है, जिनमें से 2 की मौत भी हो चुकी। ताजा मामला किरण और शिरीन नाम की 2 महिलाओं को किडनी इन्फेक्शन और साथ ही यूरिन बंद होने के कारण निजी अस्पताल में डायलिसिस पर रखा गया है। सभी प्रभावित ईओटी सर्जरी जारी है और साथ ही महिलाओं को ऑपरेशन एक ही ओटी में हुआ था। और साथ ही कलेक्टर ने निजी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना, निःशुल्क इलाज के निर्देश दिए। हालांकि 4 दिन बीत जाने के बाद भी जांच टीम संक्रमण के सटीक कारणों का पता लगाने में विफल रही। पीड़ित परिवार में भी भारी आक्रोश देखने को मिला है। खबर कोटा से है, जहां जन्म के 2 दिन बाद नवजात बच्ची की हुई मौत। मेडिकल कॉलेज में 4 मई को ऑपरेशन से हुई थी बच्ची। परिवार के सदस्यों को मिली थी कुछ पल की खुशियां। परिजनों का आरोप गलत टीका लगाने से बिगड़ी है हालत। जन्म के बाद स्वस्थ थी बच्ची, 2.5 किलो का था वजन। आरोप 2 दिन बाद बच्चों से मिलने नहीं दिया गया। मां सपना वाल्मीकि का चल रहा मेडिकल कॉलेज में इलाज। जन्म के बाद अपनी बेटी का मुंह तक नहीं देख पाई मां। उसके बाद जो उन्होंने हमें 2 घंटे तक बच्ची नहीं दी। टीका लगाया, टीका लगाने के बाद में बच्ची की तबीयत खराब होने लगी। फिर से उन्होंने NICU में भर्ती कर दिया। उसके बाद हमें 3 दिन तक बच्ची से मिलने नहीं दिया। मिलने के उन्होंने हमें बुधवार को बच्ची की लाश दी और बोला कि बच्ची की डेट हो चुकी है और हमें बताया नहीं। और इसके बाद उसकी टीका लगने के कारण ही मेरी बच्ची की मौत हुई है। और ये इसका कारण है कि वो मेडिकल कॉलेज का स्टाफ, उनकी लापरवाही की वजह से मेरी लड़की की मौत हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। तो मेरी वाइफ भी अभी मेडिकल कॉलेज में है, उसको हमने अभी बताया नहीं। डॉक्टर का इलाज भी चल रहा था, नया शीरा का इलाज चलाया था हमने। 5वें महीने से ही उसका ट्रीटमेंट चालू था। उसके बाद हम मेडिकल कॉलेज गए 4 तारीख को। मेरी वाइफ की डिलीवरी कराई उन्होंने। बच्ची अच्छी खेलती हुई थी। उसके बाद उन्होंने टीका लगाया। उस टीके के दौरान मेरी बच्ची की ऐसी तबीयत खराब हुई कि फिर उसके 2 दिन बाद तो उसकी डेथ होगी और हमें इस चीज़ का पता भी नहीं था। ना हमें बच्चे से मिलने दिया, ना कुछ करने दिया उन्होंने। 6 तारीख को डेट होगी थी उसकी बच्ची की। 6 तारीख को डेट होगी थी बच्ची की और हमें तो डेट तो रात को ही गई थी, पर हमें बताया नहीं। एडमिट कितनी तारीख को कराया था? 4 तारीख को एडमिट कराया था हमने और 6 तारीख को फिर हमें मृत्यु घोषित करके सुबह 9 बजे। तो मतलब ये स्टाफ की लापरवाही से हुआ? ये स्टाफ की लापरवाही है। और डॉक्टर और प्रबंधक साहब के? हाँ, उनकी लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर वो टीके के कारण ही मेरी बच्ची की मौत हुई है। सूजत क्षेत्र के खोखरा गांव में देर रात एक खेत में अज्ञात कारणों में लगी है आग। शमशान रास्ते पर स्थित पारसनाथ खेत में लगी आग ने खेत में पड़ा करीब 3 ट्रॉली चारा व खाद जलकर राख हो गया। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को करनी पड़ी 4 घंटे मशक्कत। गांव की गौशाला के बड़े टैंकर से भी लिया गया पानी। गोपाल सिंह खोखरा की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, ग्रामीणों और साथ ही दमकल कर्मियों की मदद से पाया आग पर काबू। पास लगी बिजली डीपी तक पहुंचने से पहले रोकी गई आग। समय रहते आग काबू में आने से टला है बड़ा हादसा। KEDL बिजली कंपनी की जांच करने कोटा IKMT और साथ ही समाजसेवी हेमंत सिंह ने कंपनी हटाने को सौंपा है पुख्ता सबूत। कोटा JVVNL नयापुरा मुख्य अभियंता कार्यालय जनसुनवाई में जयपुर से आई जांच कमेटी के साथ हुई हिम्मत सिंह की बैठक में दस्तावेज सौंप कमेटी भी रह गई है दंग। 80 लाख यूनिट की चोरी गबन और कंपनी ने मुकदमे भी 2020 में दर्ज हुए हैं। हिम्मत सिंह ने कहा है कि इस आधार पर ही कंपनी टर्मिनेट हटाई जा सकती है, हटाई नहीं गई अब तक क्यों? हिम्मत सिंह ने कहा कि हर बार जांच कमेटी बनती है, कार्रवाई नहीं होती। अगर आप सीरियस हो तो हम भी सबूत देने को तैयार हैं, क्या आप हटाने को तैयार हैं? और साथ ही जांच कमेटी अधिकारी बोले बिल्कुल, हम सब इसीलिए ही आए हैं और नहीं होगा अब कोई भी लापरवाही। जो गलत सबूतों को दिखा देंगे, कार्रवाई दिया है आश्वासन।
ये चोरी कैसे हुई कि आप गलत करके उसको डाल दिए नगर निगम के? क्या करें, नगर निगम यूआईटी की लाइट्स पे डालकर वहाँ से बिजली जनरेट करके उससे पैसे आपको बिल करके डालता यूआईटी की उसके नगर में डाल दिया लाइट्स के टाइम पे रेवेन्यू जनरेट किया गया। नगर निगम चुनाव से 4 दिन पूर्व मुकदमा दर्ज कर कंपनी को टर्मिनेट किया जाएगा। ये सब कार्रवाई की गई। आज 8 मई 2026 को राजस्थान सरकार द्वारा ऊर्जा विभाग से सरकारी सभी उच्च अधिकारी आज कोटा नयापुरा अधीक्षण अभियंता में उपस्थित हुए हैं। कोटा केडीएल बिजली कंपनी के खिलाफ जो भी शिकायतें हैं, उपभोक्ताओं की समस्याएं हैं, उसके निस्तारण और उनको सुनने के लिए आज 8 मई और 9 मई 2 दिन के लिए यहाँ पर एक जांच कमेटी जो समिति बनाई थी वो कमेटी यहाँ पर आई है। ये जानकारी हमें थी तो हम लोग यहाँ पर आज उन सभी पॉइंट्स को लेकर के कि कंपनी 2016 से यहाँ पर आज 10 साल होने को हैं, किस तरीके से क्या लापरवाही, क्या भ्रष्टाचार, क्या जनता के ऊपर बिजली के बिलों को थोप करके आम उपभोक्ता के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, आम उपभोक्ता का क्या शोषण हो रहा है। चाहे जबरन वीसीआर अगर बढ़ा करके भर दिया, चाहे अगर वो कनेक्शन लेने जाना चाहता है तो उसको मनमानी जो वसूली की जा रही है। बिजली अगर चली गई तो उसको चालू कराने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिजली के मीटर की जांच के नाम पर हो या वीसीआर के नाम पर जो वसूली की गई हो। 2020 में एक मुकदमा बिजली कंपनी ने यहाँ की यूआईटी और नगर निगम के लाइट्स के ऊपर डाल करके एक बड़ा भ्रष्टाचार किया था। अभी अधिकारियों ने जानकारी ली है, सभी तमाम वो पॉइंट्स रख करके लगातार, चाहे आरजी गुप्ता जी रहे 2021 में, 2023 में और अभी 2024 में, जो भी हमने ये लगातार ज्ञापन दिए हैं, सबूत दिए हैं, एफआईआर की कॉपी दी है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स ये 19 अगस्त 21 को, अभी 11 दिसंबर 2025 को ऊर्जा मंत्री जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, सभी को ये सारे सबूत दिए हैं कि इस कंपनी को एग्रीमेंट के टर्म्स कंडीशन अनुसार कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है, सरकार इसको हटा सकती है। तो उन सभी पॉइंट्स को जो लापरवाही, गंभीर आरोप, भ्रष्टाचार, गबन के इस कंपनी पर लगे हैं, डीएलबी द्वारा, सरकार द्वारा, ऊर्जा मंत्री जी द्वारा इसके ऊपर बड़े आरोप लगाए गए हैं। अभी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए बोला है। यानी कि जनता जो अपनी नाराजगी या परेशानी उठा रही है वो गलत नहीं है। जो भी जिम्मेदार पदों पर हैं वो खुद भी मानते हैं कि यह कंपनी गलत कर रही है। तो निश्चित ही हम मानते हैं कि ये जो जांच करने टीम आई है, गठन हुआ है, निश्चित ही ये उपभोक्ताओं को रिलीफ मिलेगा और इस कंपनी को टर्मिनेट करके पुनः व्यवस्था सरकारी जेवीएनएल की लागू हो, ताकि सरकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी रहती थी, चाहे उपकरण फूक जाए, किसी की जान चली जाए तो उनको डर होता था कि हमारे पे कार्रवाई होगी। एक संविदा कर्मचारी, एक अनपढ़, ना कि आईटीआई हेल्पर भी इन्होंने नहीं लगाए, अनपढ़ अप्रशिक्षित जो कर्मचारी है जिसका वेतन 7 से 10 हजार रुपये होता होगा, अगर उसकी लापरवाही से किसी की जान चली जाती है, उपकरण फूक जाते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसको एक फीडर से उठा करके दूसरे फीडर पे लगा दिया जाता है। इसका नुकसान आम इंसान को अपने जीवन से, बेजुबान को और किसी को अपने घरों के उपकरणों को फूक करके उठाना पड़ता है। इसलिए सरकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके पुनः सरकारी व्यवस्था लागू करें, ये आम कोटा की जनता की मांग है। संपूर्ण राजस्थान में सरकारी व्यवस्था को बहाल किया जाए और प्राइवेट कंपनियों को हटाया जाए।
झालावाड़ जिले के सुनील कस्बे में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डबल मर्डर के आरोपी और साथ ही हिस्ट्री शीटर बदमाशों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया है। पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आलीशान मकान और दुकानों पर बुलडोजर चलाकर करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार और साथ ही बुड़ानिया ने बताया है कि हार्डकोर अपराधी भेरू उर्फ भेरूलाल गुर्जर, उसके भाई बल्लू उर्फ रामलाल गुर्जर तथा हिस्ट्री शीटर राजू उर्फ राजाराम गुर्जर द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का निर्माण किया गया था, जिसे प्रशासनिक कार्रवाई के तहत ध्वस्त किया गया। वहीं उसके भाई बबलू उर्फ रामलाल पर डबल मर्डर समेत कई संगीन प्रकरण दर्ज कराए गए थे। हिस्ट्री शीटर राजू उर्फ राजाराम के खिलाफ हत्या के प्रयास, चोरी, अवैध हथियार और आबकारी एक्ट सहित 10 मामले दर्ज थे। आज सुनेल में पीडब्ल्यूडी द्वारा पीडब्ल्यूडी मुकेश जी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद रहे। जिन लोगों का अतिक्रमण हटाया गया उसमें बल्लू, भेरू और राजाराम इत्यादि का अतिक्रमण था। पुलिस की मौजूदगी मांगने पर भारी पुलिस बल भी सीओ बनोट थाना के नेतृत्व में और पिड़ावा सर्किल के अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। विदित है कि इन लोगों पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है, जिसमें इन्होंने कई तरह के सघन्य। खबर पाली से है, जहां सोजत रोड के धुंधला रोड स्थित एक आटा फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए आटे के लिए सैंपल और साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश कुमार शर्मा ने बताया है कि आटे में मिलावट की आशंका के चलते लिए गए नमूने विभाग द्वारा लिए गए सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया प्रयोगशाला। रिपोर्ट आने के बाद ही नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोटा मेडिकल कॉलेज मामला। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत और तबीयत बिगड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले की जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित 4 सदस्यीय समिति आज कोटा पहुंची और अस्पताल में भर्ती महिलाओं के परिजनों से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली। समिति ने पूर्व मंत्री प्रसादी लाल मीणा और साथी विधायक डूंगरमर गदर और साथी प्रभारी महासचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज और चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विकास महला शामिल रहे हैं। निरीक्षण के बाद पूर्व मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि गंभीर लापरवाही के कारण प्रसूताओं की मौत हुई है। उन्होंने कहा यदि ऐसी घटनाएं लगातार होती रही तो जनता को सरकारी अस्पतालों से भरोसा उठ सकता है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई और अस्पताल व्यवस्था में सुधार की मांग की है और समिति ने कहा कि मामले की पूरी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपी जाएगी तथा राज्य सरकार में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। साइड ले लो, आप ये ले लो। हाँ तो आप पीछे हटो, पीछे हटो। थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए, थोड़ा सा आगे हो लो, थोड़ा सा पीछे हो, लिफ्ट बंद हो जाए, लिफ्ट बंद हो जाए, लिफ्ट बंद हो जाए। रुको महेंद्र जी, माइक किसका गिर गया? माइक नहीं गिरा तो लीड है ना। चलो आपने थोड़ा किया है कि जानकारी मिली है। अभी हमने सभी पेशेंट से बात की है, उनसे मिले भी हैं, संबंधित प्रशासन के अधिकारियों से भी बात की है, प्रिंसिपल यहाँ के जो है मेडिकल कॉलेज के उनसे भी बात की है। सब ने एक माना है लापरवाही, ओटी में लापरवाही, लेबर रूम में लापरवाही और पेशेंट को ऑपरेशन के बाद उनको संभालने में लापरवाही। ये 3-4 जो कारण रहे हैं उसके कारण सभी इंस्पेक्शन वगैरह हुए हैं। जब ओटी ठीक नहीं है, लेबर रूम ठीक नहीं है, फिर काहे का ऑपरेशन है? फिर तो व्यवस्थाओं की कमी है, प्रशासन की कमी है, अस्पताल प्रशासन की। तो ये सारी कमियां उन्होंने एडमिट की है यहाँ के
जो प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के ओटी और उनको सीज कर दिया। दवाइयाँ जो 15-20 तरह की दवाइयाँ इनको दी है उनको भी ड्रग कंट्रोलर को उनकी जांच के लिए उनको भी सीज कर दिया, उनको बंद कर दिया। ये सब चीज़ें ऐसी है जिन कहीं न कहीं कोई न कोई कमियाँ रही है, अस्पताल प्रशासन की रही है, डॉक्टर्स की रही है, सबकी मिल के रही है। और ये कमियों के कारण से ये केसेस, किडनी खराब होना, एक दिन में 6 ऑपरेशन होना, 6 की किडनी खराब होना, 6 पेशेंट खराब होना, फिर तो कोई डिलीवरी कराने सरकारी अस्पतालों में आएगा ही नहीं, जनता का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए इस बात की जांच हम हमारे अध्यक्ष जी को देंगे, पूरी रिपोर्ट बनाकर आगे कार्रवाई। सरकार ने भी कार्रवाई की है और वो कार्रवाई अपर्याप्त है। जो प्रशासन ओटी को ठीक नहीं कर सकता, जो प्रशासन लेबर रूम को ठीक नहीं कर सकता, जो ऑपरेशन के बाद जो प्रशासन डॉक्टर्स उनको पेशेंट को नहीं संभाल सकता, पेशेंट के परिजन रो रो के बता रहे हैं कि हमारी कोई संभालने वाला नहीं था। जब से ये मामला उठा तब से हमको संभालने आ रहे हैं। ये रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए। जब ऑपरेशन हो गया तो जिम्मेदारी डॉक्टर्स की है, प्रशासन की है, उसमें इनकी कहीं न कहीं कमी रही है और वो कमी के कारण ये सब घटनाएं घटी। किस तरह का एक्शन होना चाहिए? एक्शन जो भी होगा सरकार करेगी, सरकार की निगाह में, सरकार को रिपोर्ट भेजी है और हमें हमारे अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी को रिपोर्ट देंगे, वो भी इस पर निश्चित रूप से कोई न कोई एक्शन करेंगे। एक्शन होना चाहिए। अगर एक्शन नहीं हुआ तो सरकारी अस्पतालों से गरीबों का विश्वास उठ जाएगा, फिर प्राइवेट अस्पतालों में लोग पेशेंट जाने लग जाएंगे, सरकार की जो योजनाएं हैं वो सब धरी रह जाएगी। इसलिए इस पर सख्त एक्शन सरकार को भी लेना चाहिए और जिन्होंने लापरवाही की है उनके खिलाफ कार्रवाई। नहीं, किस तरह का सख्त एक्शन होना चाहिए? जिस तरह का भी पेशेंट की जान चली गई, किसकी किडनी खराब हो गई, उससे कम हुआ क्या? इसलिए जो भी एक्शन हो सरकार ले, ये सरकार को लेना एक्शन। तो कार्मिकों पर कार्रवाई हुई है, बड़े छोटे नहीं बड़े ऊपर भी होनी चाहिए। यहाँ के जो HOD है, यहाँ के जो अधीक्षक है, उन्होंने क्या देखा पेशेंट को? अगर देखे नहीं, SMS में हम देखते हैं ना, वहाँ सुबह शाम अधीक्षक होता है, वो हर पेशेंट के पास जाता है, ऑपरेट वाले का। यहाँ कोई नहीं गया किसी के पास, किसी ने संभाला नहीं, रेजिडेंट के भरोसे छोड़ दिया। अब रेजिडेंट जितनी कर सकता है उतनी करता है, बाकी ये अधीक्षक की ड्यूटी है कि ऑपरेशन वाले सीरियस, इतना ऑपरेशन होता है सीरियस, उसको प्रशासन को देखना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं। कंपनसेशन को लेकर भी कांग्रेस कुछ कह रही है कि कंपनसेशन, अब ये हमारे अध्यक्ष जी को देंगे रिपोर्ट, वो करेंगे। बाकी के सारे प्रश्न पीसी साइड में से निकल जाओ, साइड में से नीचे चल रहे हैं, नीचे चल रहे हैं चैम्बर में। नीचे सब विजिट करिए, क्या बातचीत कर रहे हैं सर, क्या निकला है? विजिट करिए आप लोगों। अभी वेट करो सर, छोटा सा बता दीजिए क्या रहा है। तो संबंधित अधिकारियों से बात हुई है, इसको नीचे कर लो। ओटी और लेबर रूम की कोई प्रॉब्लम है, उनको सीज कर दिया है और उनकी जांच की जा रही है। ओटी और लेबर रूम का प्रॉब्लम बता रहे हैं, उनको सीज कर दिया और उसकी रिपोर्ट आने के बाद पता चला। क्या लग रहा है? आप बात भी करिए अंदर डॉक्टर। अभी पूरी बातचीत होने के बाद ही बता सकते हैं ना। अभी तो कर्मी को बर्खास्त किया है डॉक्टर भी, क्या उसको अधिकारी का सीजरियन ऑपरेशन कर सकती है? तो जो है ये सरकार का काम है, सरकार ने किया, हमने थोड़ी किया भाई, सरकार का काम। सर 8 बरसों के अब तक तबियत बिगड़ चुकी है, 8 की 2 की और उसके बाद में आज 2 की फिर तबियत बिगड़ी है दोबारा। नहीं, सबकी तबीयत ठीक है। 3 बजे सर्किट। खबर राजस्थान बाड़मेर से है, जहां पर जिला कलेक्टर ने आपको बता दें अस्पताल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं के जायजा लेकर दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने शुक्रवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों को उपलब्ध सुविधाएं, साफ सफाई, चिकित्सा सेवाओं एवं अस्पताल में उपलब्ध प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताते हुए मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रशासन से लगातार प्रयासरत है और इस दौरान उन्होंने अस्पताल में CT स्कैन मशीन की कमी को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कक्ष का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सोनोग्राफी विभाग में स्टाफ की अनुपस्थिति का मामला सामने आने पर जिला कलेक्टर ने नाराजगी जताई। भीषण गर्मी को देखते हुए अस्पताल परिसर में लगाए गए कूलरों की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया। जिला कलेक्टर ने बताया वर्तमान में जिला अस्पताल में MRI मशीन उपलब्ध नहीं है। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए MRI मशीन की व्यवस्था के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
जिला अस्पताल का आज मैंने निरीक्षण किया है। मेरे साथ प्रिंसिपल साहब, पीएमओ साहब, एडीएम साहब और बाकी जो सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सभी हैं। हॉस्पिटल की वैसे व्यवस्थाएं अच्छी हैं। कुछ इश्यूज़ मेरे सामने आए थे, जैसे एक सीटी स्कैन का इशू आया था, तो सीटी स्कैन का अभी हमने रूम भी देखा है जहाँ पर वो व्यवस्थाएं अभी सेटअप नहीं हुई हैं। उसमें मुझे बताया जा रहा है कि कोई स्टे का कोई अपील का इशू है। तो एक बार फाइल को स्टडी करके मेरी तरफ से कोशिश करी जाएगी कि उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करवा के लीगली जल्द से जल्द सीटी स्कैन को शुरू करवा दिया जाए। कुछ और इश्यूज सामने आए थे, जैसे एक मैंने देखा कि जो यहाँ पर सोनोग्राफर, एमडी, रेडियोलॉजिस्ट के लोग हैं वो लोग छुट्टी पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने अभी एडीएम साहब को डायरेक्शन दिया है कि वो अपने पास ही सारे छुट्टी के रजिस्टर्स इन लोगों के मंगवा लें। तो लीव जो भी इनकी सैंक्शन होगी वो एडीएम के परमिशन के बाद ही होगी, विदाउट दैट नहीं होगी। कुछ कॉमन हमने वेटिंग एरियाज़ देखे। उन कॉमन वेटिंग एरियाज़ में वैसे ठीक है कूलर वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में मैंने बेंचेस और कूलर लगाने के लिए डायरेक्शंस दिए हैं। एक मैंने देखा कि जहाँ पर हम एंटर करते हैं वहाँ पर 4 ओपीडी काउंटर हैं, 4+1 ओपीडी काउंटर हैं। 2 ओपीडी काउंटर्स और शुरू करने के मैंने डायरेक्शंस दिए हैं कि जो पीक टाइम होता है उसमें पेशेंट्स की ओपीडी स्टेप थोड़ी जल्दी बन जाए। एक और चीज़ हमने देखी कि यहाँ पर कोई कैंटीन की व्यवस्था एटलीस्ट मुझे नहीं दिखी कि हॉस्पिटल कैंपस में कोई कैंटीन की व्यवस्था हो। तो कैंटीन की व्यवस्था शुरू करवाने के लिए मैंने पीएमओ साहब को डायरेक्शन दिए हैं कि कहीं से भी हेल्प लेकर कैंटीन की व्यवस्था शुरू करवाएं। बाकी कुछ और इश्यूज़ मुझे बताए गए, जैसे एमआरआई मशीन वगैरह की अभी व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो जब मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में ये लोग शिफ्ट करेंगे तब ये सारी व्यवस्थाएं जल्दी बाड़मेर की पब्लिक को मिल जाएंगी। बाकी जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी, अभी मेरा जो टूर है, इंस्पेक्शन है, जारी है। अभी मैं जनाना हॉस्पिटल को भी देखूंगी। जो भी चीज़ें रहेंगी ये वैसे भी मेरी तरफ से रेगुलर विजिट्स रहेंगे मेरी तरफ से और एडीएम साहब की तरफ से, एसडीएम साहब की तरफ से। तो जो भी जैसे चीज़ें सामने आएंगी उनको बेहतर करेंगे। मैम, हीट वेव को लेकर किस प्रकार से प्रबंध किए? हीट वेव को लेकर मैंने पूरा अभी इसका हॉस्पिटल का भी इंस्पेक्शन किया है। जो हीट वेव के हिसाब से वार्ड बनाया है उसको देखा है। वहाँ पर सारी जो फैसिलिटीज़ हैं जो इमरजेंसी केयर के हिसाब से हैं, कूलर भी लगे हुए हैं, एसी भी हैं, आइस पैक जो हैं, जिंक सल्फेट के वगैरह के जो इंजेक्शन हैं, ऑल सारी फैसिलिटीज़ हैं। फर्दर मैंने कल अपने सारे जो मेडिकल जो अपने ऑफिसर्स हैं राइट डाउन टिल द सीएचसी लेवल और अपने एसडीएम्स वीडियोज़ के साथ मीटिंग लेकर सबको डायरेक्शंस दे दिए हैं कि अगले 2 दिन में सारे ही सीएचसीज़ की चेकिंग करवा लें कि सब जगह एसी, कूलर वर्किंग में हो, पंखे वर्किंग में हो, सारे आइस पैक, हीट पैक वगैरह सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ वर्किंग में हो। यदि कोई इशू आए तो हमें बताएंगे। बाकी हम मॉक ड्रिल भी करवाने वाले हैं अगले 2 दिन में कि नर्सिंग स्टाफ की एक बार ट्रेनिंग हो जाए कि मॉक ड्रिल अगर कोई हीट वेव से सीवियरली अफेक्टेड पेशेंट आता है तो सारे जो नर्सिंग स्टाफ रहेंगे उनकी एक बार ट्रेनिंग हो जाए कि किस टाइप से हीट वेव में एक्शन लेना है। बाकी हॉस्पिटल भी हीट वेव के हिसाब से इस हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं। थैंक यू। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज़ टाइम।